नमस्कार। तो बैंक की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक और यूपी से लेकर बिहार तक 20% का रण चल रहा है। मुद्दों से मात खाए विपक्ष ने अब 20% का दामन पकड़ने की सोच ली और यही वजह है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, सभी 20% के पीछे भाग रहे हैं। सवाल यह है कि 20% को डराकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश क्या रंग लाएगी विपक्ष के लिए? और एक और बड़ा सवाल यह है कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से ओसामा और मोहम्मद की एंट्री हुई है, उससे क्या कुछ बदलने वाला है? एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने मुस्लिम मौलानाओं के साथ बड़ी मीटिंग की है और उन्हें समझाया गया है कि अगर मायावती के साथ वो आते हैं तो ही उनका फायदा होगा। अखिलेश हो, कांग्रेस हो, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उनका फायदा नहीं किया, भले ही उन्होंने मदद करके उन्हें सत्ता तक पहुंचाया हो। लालटेन में तेल डालकर भले ही लालू प्रसाद यादव का घर रोशन किया हो। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे तो उन्होंने ताल ठोक दिया। उन्होंने कहा कि ओसामा, ये जो नाम है, इसी से आप समझ सकते हैं कि फितरत क्या होगी। तो कुल मिलाकर यूपी हो चाहे बिहार हो, दिल्ली हो या हैदराबाद हो, हर जगह 20% के लिए नेता रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए डर का माहौल भी पैदा किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक 20% वाली सियासी रेस चल रही है। ओवैसी कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिमों का नेता मैं ही हूँ। तेजस्वी कह रहे हैं मैं वक्फ बिल फाड़ कर फेंक दूंगा। अखिलेश से लेकर तेजस्वी और मायावती से लेकर ओवैसी तक इसी 20% वाली एम फैक्टर की सियासी गाड़ी में सवार है। बिहार में विपक्ष के चुनाव का सेंटर पॉइंट मुस्लिम वोट बैंक पर आकर टिक गया है। 243 सीटों में से करीब 80 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर उनकी आबादी 20% से ज्यादा है, जिस पर विपक्ष आंखें गड़ा कर बैठा है। विपक्ष की रणनीति पर चोट करके योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। सीवान की धरती से योगी ने आरजेडी उम्मीदवार शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जमकर प्रहार किया। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। एक तरफ बिहार में चुनावी तापमान बढ़ा है, दूसरी तरफ यूपी में मायावती 2027 की तैयारी में लग गई है। मायावती ने कल मुस्लिम मोर्चे की मीटिंग बुलाई, मुस्लिम नेताओं को पहली पंक्ति में बिठाया। इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से करीब 450 मुस्लिम नेताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मायावती का टारगेट है मुस्लिम समुदाय को पार्टी से जोड़ना और अखिलेश से एमवाई फैक्टर को एमडी यानी मुस्लिम दलित से चुनौती देना। मायावती एम फैक्टर से यूपी मजबूत करने में जुटी है तो अखिलेश आजम खान के सहारे बिहार में तेजस्वी को जिताने निकले हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आजम खान को स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया है। आजम मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम जुटते हैं, लेकिन बिहार में उनका जादू कितना चलेगा ये तो पता नहीं। लेकिन तेजस्वी ने वक्फ कार्ड खेलकर तुष्टीकरण का एजेंडा सेट कर दिया है। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। हैदराबाद के ओवैसी भाईजान तो बिहार में तेजस्वी के साथ साथ पीके के लिए भी सिरदर्द बने हैं। बिहार में गरजे ओवैसी ने पूछ डाला है कि आखिर मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। सबका अपना सियासी गणित है, कोई एमवाई के सहारे तो कोई एमडी के। ओवैसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता होने का दम भर रहे हैं। देश में करीब 14% मुस्लिम वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 20% का है। बिहार में 17% नंबर है। जाहिर है यह आंकड़ा विकास की राजनीति पर भले ही भारी ना पड़े,
लेकिन तुष्टीकरण की सियासत करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए हर कोई 20% को अपने पक्ष में करने की दौड़ लगा रहा। लेकिन सवाल है, 20% की सियासत करने वाले नेता 80% की चिंता कब करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये 20% का रण चल रहा है। मुद्दों से क्या विपक्ष हार गया है? इसलिए यूपी हो, बिहार हो, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक 20% के पीछे विपक्ष भाग रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, एमएच खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीएसपी के लीडर हमारे साथ हैं, हमारे साथ अरुण यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और आसिफ सुहेल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज सवाल बीएसपी से एमएच खान साहब आपसे है कि आप लोग अब क्या मुसलमानों को डर दिखाकर उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं? साहब, आपका ये इल्जाम सरासर गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में थी, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया किसके लिए? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपके सवाल को सही नहीं मानता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने जब सत्ता में थी तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, जिसमें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और उनको वजीफा भी दिया जाता था। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें बनी हैं, कोई एक सरकार बता दे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया, जो हायर एजुकेशन देता है। तो ये कहना कि खेल खेल रहे हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस वक्त मिनिस्टर थे, 22 विभाग उनके पास थे और उनको मुस्लिम कौम को सुधारने के लिए सारी योजनाएं लागू करने के लिए उनको अधिकृत किया गया था। और कहीं हर डीएम, हर एसपी से बहन कुमारी मायावती जी ये तलब करती थी कि बताओ ना कितने मुसलमान एसएचओ हैं, बताओ ना कितने दलित एसएचओ हैं, बताओ ना कितने पिछड़े वर्ग के एसएचओ हैं। इस सारे लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जाती थी। आज जो कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि ये नमक हराम है। नमक हराम कौन है? आप बताओ, जिन्हें वोट नहीं दिया वही तो नमक हराम हुए। तो उनको ये मुसलमान के साथ साथ बैकवर्ड क्लास और दलित समाज को भी गाली बक रहे हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो नमक हराम है। और गिरिराज सिंह कहते हैं झटका खाओ, सबका नाम सनातन बचाओ। तो झटका खाने से सनातन बचेगा? ये बातें जो है बरगलाने वाली बातें हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, लौट कराऊंगा आपके पास धनंजय गिरी जी। अगर समाजवादी नहीं, पूरी बात होने दीजिए ना, 10 सेकंड। ठीक है सर, मैं लौट के आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी जी भी बोलने दीजिए। हाँ बोल लीजिए, कंप्लीट कीजिए सर। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, बिहार में आप एक राष्ट्रीय जनता दल ने 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी से। डिप्टी सीएम घोषित किया है। क्यों किया भाई? हाँ कर रहा, मैं कह रहा, राष्ट्रीय जनता दल ने एक डिप्टी सीएम घोषित किया है, जो 2% की आबादी है। 18 से 19% आबादी मुसलमानों की है। आपने क्यों नहीं घोषित किया? दलितों के समाज से क्यों नहीं घोषित किया? जब तमाम ठीक है सर, ओके। धनंजय गिरी जी पहले जवाब दीजिए, उसके बाद आरजेडी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी आप घोषित करिए ना। हाँ विद्यानाथ जी, विद्यानाथ जी, हेलो विद्यानाथ जी, आवाज आ रही है? जी धनंजय जी जवाब दीजिए। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं नमक हराम, जो आपको वोट नहीं दे वो नमक हराम हो जाता है। तो भाई जब आप लोग नमक हराम कहेंगे तो दूसरी पार्टियां तो उन्हें अपने पक्ष में करेंगी। वोट तो है उनका, सत्ता में भागीदारी उनकी 18 से 20% की है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हैदराबाद हो। विद्यानाथ जी, मुसलमान वो सियासी अनार हो गए हैं जिसके लिए तमाम सेकुलर दर बीमार हैं। इनको मुसलमान को अपनी मिल्कियत समझने की जो लगातार एक मानसिकता बन गई है, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मुसलमान मुल्क की माटी के साथ जोड़ करके अपने मुस्तकबिल को अपने एक मकाम तक लेकर जाए। ये मोदी गवर्नमेंट में ये प्रयास किया जा रहा है कि मुल्क के साथ जुड़े,
मुल्क की माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, अपने मकाम तक जाने के लिए मुसलमान प्रयास करें। लेकिन ये लोग मुसलमान को बंधुआ मजदूरी कराना चाहते हैं, उनको भय दिखाना चाहते हैं, उनको डरा करके रखना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत बनाकर रखना चाहते हैं और सिर्फ वोटर लिस्ट बनाकर रखना चाहते हैं। जो तमाम राजनीतिक दल है, सेकुलर गिद्ध हैं जो मुसलमान को बाजार में मांस की तरह नोच रहे हैं, उसको वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मुल्क से जुड़ो, खाया वतन का नमक तो यहाँ का आगे बढ़ाओ। हम ये नहीं कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल का वोट की राजनीति हम करते ही नहीं है, वोट बैंक बनाने की राजनीति करते ही नहीं है, किसी को जोड़ने घटाने की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया, क्या दिया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इंक्लूसिव बातें की हैं। हमने कब कहा कि हिंदू का साथ, हिंदू का विकास? कभी तो नहीं कहा। हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या चक्कर है भाई? वो कह रहे हैं कि आपके नेता नमक हराम कहते हैं। उसको डराना चाहते हैं, आप उसको भरमाना चाहते हैं। धनंजय जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम तो ये सबको कहते हैं कि अगर आप मुसलमान नमक अब्दुल कलाम है जो तो उसको सलाम है, अगर वीर अब्दुल हमीद है तो उसके लिए हम शहीद हैं, और अगर हेलो, हम मुल्क के माटी से मुसलमान को जोड़ करके एक बेहतरीन मुल्क बनाने का, जब दोनों मिल करके काम करेंगे, इस देश का हर आदमी मिलकर काम करेगा, एक बेहतरीन मुल्क बन पाएगा। ठीक है सर, ओके। अरुण यादव जी बोलिए सर। एमएच खान ने सबसे पहले कहा कि 18% जो बिहार में है उनको आप लोग पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बना देंगे उप मुख्यमंत्री। थोड़ा आवाज बढ़ा। और जो 5% है उनके लिए आपने घोषणा कर दी, उम्मीदवार बना दिया उप मुख्यमंत्री का। दूसरी तरफ आप लोग डर दिखाते हैं, लेकिन मुद्दों से आप लोगों का काम नहीं चलता है, इसीलिए आप लोग वक्त भी लेकर आते हैं। आपको पता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए तो वक्त को लाना पड़ेगा। देखिए विद्यानाथ जी, इस चुनाव में बिहार की जनता को पता है कि मुद्दे की राजनीति कौन कर रहा है। यह स्पष्ट बिहार की जनता जान चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ही एक ऐसे लीडर हैं जो मुद्दे की राजनीति शुरुआती दौर से करते आए हैं, और इस चुनाव में भी जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को लेकर गए हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हुए नौजवानों के लिए रोजगार की बात की गई है। महिलाओं के लिए माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की बात कही गई है। इतने सारे मुद्दे हैं अरुण यादव जी, सिलेंडर देने की बात कही गई है। अगर इतने सारे मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वक्त कानून को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? आपको शहाबुद्दीन के बेटे को मैदान में उतारने की क्या जरूरत थी? सुना जाए ना, शहाबुद्दीन साहब के बेटे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, नीट एंड क्लीन हैं। आनंद मोहन और ये जो है आपके आनंद सिंह की तरह 47 लहराने वाले में से नहीं है। अब चलिए मुद्दे की बात। हमारे नेता ने कहा है 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, नौजवानों के लिए जो है युवा आयोग का गठन करेंगे, डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के नौजवानों को नौकरी यहीं देने का काम करेंगे, प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। महागठबंधन का स्ट्रक्चर साफ है, हमारा मुख्यमंत्री का भी चेहरा स्पष्ट है, हमारा विजन भी बिहार वासियों के लिए क्लियर है, साझा घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है। लेकिन अब ये बात तो आप लोग रोज कह रहे हैं अरुण जी, ये बात आप लोग रोज कह रहे हैं, जनता सुन भी रही है। आपके वादे में कितना दम है, आपका प्लान क्या है, ये आप बता नहीं रहे हैं। दूसरी बात जो सवाल एमएच खान ने उठाया, अगर मायावती मुस्लिम मौलानाओं के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं, वो एमडी समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप लोग अगर एमवाई समीकरण लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों का प्रतिनिधि आप खुद को मानते हैं, तो भाई उनको उनके हक का क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर मल्ला का बेटा यानी कि सन ऑफ मल्ला अगर उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, तो सन ऑफ मोहम्मद को आप उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? आप सुन लीजिए, क्यों वैसे पूछ रहे हैं आपसे? हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या अमित शाह जी, जहां जो तरी पार सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल हमारे लिए मायने नहीं रखता है।
मायने रखता है जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं, उन सवालों को लेकर आज हम जनता के बीच हैं। ये सर्टिफाइड ये चारा चंदा चोर लेकर जिसको कोर्ट धंधा ने कह देने दिया कि वाले चारा पार्टी, चोर, ये चारा चंदा चोर, देकर और जो देने नौकरी वाली के बदले पार्टी जमीन लिए हुए गला में घूमने वाला चोर, सिरधर अरुण यादव की घोटाला से पार्टी का ये लेकर चारा चोरों का शौचालय घोटाला तक लगा हुआ है। धनंजय गिरी की पार्टी ने करने का काम किया। ये धनंजय गिरी का एक ऐसा पार्टी है भाजपा, ऑन कैमरा पैसा लेते हुए ये चारा चोर की पार्टी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये पैखाना चोर है, कफन चोर है, मंदिर का चंदा खाने वाला है, ये 81,000 करोड़ का कैबिनेट घोटाला उजागर किया। ये बलात्कारी पार्टी का प्रवक्ता है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, जरूरत नहीं है। दोनों लोगों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। तारिक खान साहब, मायावती एमडी समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं, आप पीडीए समीकरण लेकर चल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति, आप लोगों के पास मुद्दे जो थे वो सब धराशायी हैं, इसीलिए अगर मायावती एमडी समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं तो आप लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उधर से एमडी समीकरण से पीडीए की लड़ाई होगी तो हार तो पक्की है। देखिए, किसी भी पार्टी को किसी एक वर्ग से सिर्फ जोड़ना मुझे लगता है गलत है। मैंने सबको सुना, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी समय मिलेगा बोलने का। अब आप कह दें कि अमित शाह साहब कश्मीर गए थे, मुसलमानों को ईद में और मुहर्रम में 2-2 सिलेंडर बांट रहे थे, तो वो कौन सा फैक्टर था? बौद्ध का फैक्टर था बी, या सी क्रिश्चियन के लिए फैक्टर था, या एच हिंदू के लिए फैक्टर था? कौन सा फैक्टर के लिए वोट मांग रहे थे? किसके लिए सिलेंडर बांट रहे थे? मुसलमानों को ना। वहां मुसलमान को जाकर आप सिलेंडर बांट रहे थे क्योंकि वहां मुसलमान का आपको वोट चाहिए था। और यहां आपको क्या करना है? यहां हिंदू मुसलमान का एक डिवाइड खड़ा करना है। 43.52%, 43.52% यूपी 2024 लोकसभा के चुनाव में वोट मिला इंडिया अलायंस को। 14%, 15% मुसलमान है, चलिए पूरा मुसलमान दे दिया। बाकी लोग कौन है? बाकी वोट तो चंद्रमा से आए ना, बाकी वोट समाजवादी पार्टी को, कुछ जुपिटर से आए, एलियन ने वोट डाला। बाकी लोग तो बचे कौन? वही तो बचे जो आप डिवाइड करना चाहते हैं, पीडीए समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग। अभी आपने बताया कि सिर्फ आजम खां को बना दिया, वहां पर स्टार प्रचारक नरेश उत्तम पटेल कौन है? कौन है नरेश उत्तम पटेल? डिंपल यादव कौन है? क्या नाम है उनका? लालजी वर्मा कौन है? किरमेनन नंदा कौन है? तो क्या सिर्फ मुसलमान को प्रचारक बना दिया? इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करना मुझे समझ ही में नहीं आता। आप मांग सकते हैं मुसलमानों का वोट जाकर कश्मीर में सिलेंडर बांटकर, तब वो अनार बड़ा बढ़िया था, खूबसूरत अनार बन गया। अब जब वही कोई और काम कर ले तो उसको आप बीमारू अनार कहते हैं। ये बात कतई भी समझ में नहीं आती। वोट मांगने का अधिकार आपका भी है, हमारा भी है। मुद्दों पे लड़िए, रोजी पे लड़िए, रोटी पे लड़िए, कपड़े पे लड़िए, किसान पे लड़िए, मगर हिंदू मुसलमान पे लड़ा कर ही 2 से 302 तक पहुंचने वाले लोगों के पास और कोई पिच पे हरी घास नहीं दिखाई देती है। सिर्फ एक ही जगह घास दिखाई देती है जहां हिंदू और मुसलमान को बांटकर, उनको काटकर कहते हैं इनके नेता कि अपने इलाके में ये सर्वधर्म संपन्न की बात कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर चलने की, कि सुअर पाल लो ताकि मुसलमान आपकी सोसाइटी में ना रहे। ये इनका वो है, ये इनका स्तर है, ये इनका स्तर है। खुलेआम कहते हैं कि मुसलमान को मारो काटो। इन्हीं के तमाम सांसद, विधायक, एक विधायक इनका पूर्व डुमरियागंज का कह रहा है कि मुसलमान लड़की ले आओ। आई ऑब्जेक्ट विद्यानाथ जी, नौकरी दे दूंगा, मुसलमान लड़की लेकर आओ, नौकरी दे दूंगा। आई ऑब्जेक्ट विद्यानाथ जी, क्या उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं। उसको पुरस्कार मिलेगा, लोकसभा का टिकट मिलेगा, एमएलसी बनाया जाएगा, दुनिया की सारी अब जो फैसिलिटी है वो उस विधायक को दे दी जाएंगी। सर रुक जाइए, तारिक खान जी रुक जाइए, तारिक खान जी रुक जाइए, बोलिए 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद आनंद विजय जी। धनंजय गिरी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सद्र्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कृष्ण फाल भाग भवेत्। हम तो कभी किसी का कोई वैमनस्य की बात नहीं करते। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने जरूर कहा था अपनी पतोह के प्रचार में दिल्ली, वहां पर लखनऊ कैंट में,
कि मैंने 14 हिंदू मरवा दिए, जरूरत पड़ी तो और भी मरवा देता, मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या सकता था। दलितों के लिए जब आरक्षण की बात आई तो आपने बिल फाड़ दिया पार्लियामेंट में, और जब आपकी सरकार आई तो आपने दलितों को डिमोट कर दिया। डिमोट किया, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ, दलितों को डिमोट किया। यही नहीं, आपने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई, और वहां वाल्मीकि समाज को, पिछड़ों को, दलितों का आरक्षण नहीं लेने दिया। एएमयू और जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म कर दिया। कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते हैं, तुम फाड़ा तो आप चाहेंगे कि अपना हेडर एजेंडा चलाएं कि वो तीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सर आलम में पहुंचा, मौसम हुआ कोई खतरा न जिसका, न उलझा में जिसका, न कुलजा में टिटका, किए पैसी पर जिसने सातों समंदर वो डूबा था, आने में गंगा क्या कर। अगर आप ये एजेंडा चलाना चाहते हो तो ये मंजूर है, नामंजूर है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क की माटी से जुड़े। आपकी मुनाफत और मक्कारी जो चेहरे पर कुछ और है, सामने से यारी और पीछे से हथियार की तैयारी, ये नहीं चलने दिया जाएगा इस देश में, ये नहीं होगा। ये जुल्म ढाना बहुत हो गया। ठीक है सर। इराक, सीरिया, जब जहां घटे एक धर्म के लोग बड़े हैं, अफगानिस्तान बटा, पाकिस्तान बटा, ओके, रुक जाइए अब और धनंजय गिरी जी, रुक जाइए। अनंत विजय सर, धनंजय गिरी जी प्लीज रुक जाइए। अनंत विजय जी सर, अगर इतने सारे मुद्दे हैं, जनता के लिए इतने सारे वादे और दावे हैं, तो मायावती 27 के चुनाव की तैयारी में लग गई हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग की है। अखिलेश यादव आजम खान को बिहार में स्टार प्रचारक बनाकर भेज रहे हैं, जिस आजम खान को वो जेल में पूछने तक नहीं जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद को लेकर आ गए, और योगी आदित्यनाथ ओसामा का जिक्र करते हुए, यानी शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र करते हुए ओसामा बिन लादेन की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाबा हरिहरनाथ के